Student, I am going to discuss about aggression and violence. This topic taken from mental health nursing. तो देखिए ये आज हम इसी में कवर करेंगे। तो बच्चों की डिमांड में जो कुछ बच्चों ने बोला था कि साइकेट्रिक इमरजेंसी पे वीडियो बनाए मैम, तो मैं आज उसी पे दूसरा टॉपिक ले रही हूँ। उससे पहले कल हमने पढ़ा था सुसाइडल अटैम्प, यानी कि सुसाइड के बारे में हमने पढ़ा था, सुसाइडल टेंडेंसीज। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। और आज हम देखेंगे ये अग्रेशन एंड वायलेंस। ठीक है, अग्रेशन और वायलेंस क्या होता है और इसके कैसा व्यवहार इसमें लोग करते हैं, इसके कैसे लक्षण होते हैं, इसको समझते हैं आज, और इसमें क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए वो भी आज हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको पढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इसको कृपया लाइक कर लें चैनल को, और आप हमेशा लाइक करना भूल जाते हैं। और तो अभी से लाइक कर लीजिए, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और आप माइंड हैज़ नर्सिंग के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सर्च करके नोट्स बना सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो नए बच्चे देख रहे हैं या जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर से प्रेस करें, जिससे कि आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहे जो कि आपके लिए फ्रूटफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये साइकेट्रिक इमरजेंसीज़ में से लिया गया टॉपिक है अग्रेशन एंड वायलेंस। तो क्या होता है अग्रेशन एंड वायलेंस, आज हम ये देखेंगे। तो ये जो होता है ये जो दीज आर सीवियर फॉर्म ऑफ एंगर, यानी कि जो गुस्सा होता है ना, क्रोध होता है, उसी का ये सीवियर फॉर्म है। सीवियर फॉर्म मतलब एक गंभीर तरीका है। ठीक है, वर द पेशेंट विल बी इरेशनल, जिसमें पेशेंट कैसा रहता है, इरेशनल, यानी कि उसको कुछ पता नहीं रहता है कि क्या वो बोल रहा है अपने गुस्से में। इरेशनल मतलब तर्कहीन होता है, अनकोऑपरेटिव होता है, यानी कि कोई कोऑपरेट नहीं करेगा, अगर आप उसे कितना भी शांत कराएंगे वो होगा नहीं। डिल्यूजनल रहता है हमेशा, मतलब उसको भ्रम में जैसा पड़ा रहता है। और असल्टिव रहता है, ठीक है, यानी कि वो कुछ भी आक्रामक हो सकता है, मार पिटाई भी कर सकता है, इस तरीके का इसमें नेचर हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं वायलेंस क्या होता है। तो वायलेंस क्या होता है, रेफर टू द स्टेट इन विच द पेशेंट डेवलप एक्सेसिव फोर्स ऑफ डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एंड डिसऑर्गेनाइज, यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है उसको डिसऑर्गेनाइज करना और उसको उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रॉय करना, तो वो होता है वायलेंस। ठीक है, यानी कि पेशेंट में ऐसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, गुस्से में उतना ज़्यादा उसको एनर्जी आ जाती है, वो अपने सामने रखी हुई चीज़ों को क्या करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, फेंकना, तोड़ना, इस तरीके से। ठीक है, वट एवर मे बी इन द एनवायरनमेंट, चाहे वो एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी क्यों ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, ऐसी चीज़ें जो उसको क्या कर सकती है, मतलब स्टिमुलेट करती है, उन चीज़ों को भी वो क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। और अग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये तो हो गया वायलेंस। अग्रेशन होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट क्या करता है, शो करता है, अपना गुस्सा दिखाता है, और गुस्से में, जैसे नहीं कहते गुस्से में लाल पीले हो गए, तो उस तरीके से इसमें रेडनेस उसको मतलब एक पफी सा फेस होगा उसका, गुस्से में लाल होगा, और जिससे कि वो क्या करेगा, असॉल्ट, हार्म और इंजरी कर सकता है दूसरे को, यानी कि दूसरे को वो क्या कर सकता है, गुस्सा में अपने उन पे हमला कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, घायल कर सकता है। तो इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं वायलेंस पेशेंट के, कि मतलब लक्षण क्या होंगे इसमें, वो रेस्टलेस सा रहेगा, यानी कि जब तक वो अपना काम नहीं करेगा तब तक वो रेस्टलेस रहेगा, मतलब उसको बेचैनी सी रहेगी। एंड उसका जो फ्लो फेस होता है वो रिंकल्स फेस रहेगा, यानी कि उजड़ा हुआ सा, उड़ा उड़ा सा, मतलब कि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, झुर्रियाँ जैसे बोलते हैं ना, रिंकल्स, ऐसे भौएं चढ़ा लेना, इस तरीके से वो रहता है। और क्या बोलते हैं, स्वेटिंग होगी, उसको पसीना आएगा, नोज़ में, एक्जिला मतलब नाक में, बगल में और हथेलियों में। और वर्बल थ्रेट ऑफ वायलेंस, और वो मुंह से भी क्या करेगा, धमकी वगैरह देगा, कुछ गुस्से में बात करेगा, चिल्लाएगा, इस तरीके से। एंड वर्सनिंग डिल्यूजन और हेलुसिनेशन डायरेक्टली टुवर्ड, और वो क्या करता है, कुछ ऐसे डिल्यूजन मतलब होता है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन का मतलब भ्रमित रहता है, उसको ऐसा लगता है कोई उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि वो इस तरीके का व्यवहार करे, उसको कोई वो दे रहा, मतलब उसको झूठ मूठ के लिए ऐसा लगता है कि उसे कोई दे रहा, भ्रम में रहता है। रिपीटेड वायलेंट बिहेवियर, और उसका जो वायलेंट का जो बिहेवियर होता है, यानी कि जो इस तरीके का हिंसक व्यवहार होता है, वो बार बार रिपीट, उससे वो रिपीट करता रहता है। एंड बैंगिंग डोर एंड टेबल्स, उनको तोड़ेगा, फोड़ेगा, बजाएगा, जोर जोर से पीटेगा टेबल और डोर को। और शूटिंग, जो ये शाउटिंग करेगा, शाउटिंग का मतलब चिल्लाना, और विस्परिंग का मतलब होता है धीरे धीरे बुदबुदाना, गुस्से में कुछ लोग होते हैं ना जो बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, उस तरीके से बड़बड़ाना और चिल्लाना। फास्टिंग ब्रीदिंग, और उसकी जो जो ब्रीदिंग होगी वो भी फास्ट चलेगी, धड़कने उसकी, ठीक है। और पेल्पिटेशन, हार्ट की बीट भी तेज चलेगी उसकी। और जो ये पिपल होती है आई की, वो डायलेट हो जाएगी, यानी कि गुस्से में वो पुतली फैला लेते हैं अपनी, ठीक है। इसके कारण क्या होते हैं अग्रेशन है वायलेंट
पेशेंट के हेलुसिनेशन होता है सबसे पहले तो, जिसमें कि मैंने बोला कि भ्रम रहता है उसको कि कोई उसको क्या कर रहा है, इस तरीके का बिहेवियर करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसको बोल रहा है कि तुम्हें ऐसा करना है। डिल्यूजन में क्या होता है कि डिल्यूजन में जो होता है उसको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उसके पीछे जो स्टाफ है या कोई पेशेंट है उसके पीछे लगा दिया गया है, मेरे पीछे लगा हुआ है, भेजा गया है ताकि वो मेरे ऊपर नज़र रखे। उसको इस तरीके का पैरानॉइड इन विच द पेशेंट में थिंक, वो ऐसा सोचता है कि कोई लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पेशेंट हो चाहे स्टाफ हो, ताकि उसको वो नज़र रख सके, और इसलिए भी उसको गुस्सा आता है। फिर है ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, और एक तो होता है किसी को डिसऑर्डर जो होता है ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे डिलीरियम हो गया, डिमेंशिया हो गया, तो भ्रम की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम मतलब ये वाली जो अग्रेसिव नेचर रहता है। अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, और उसको क्या होता है जब जो तनाव होता है उसके लिए जो वो रिएक्शन देता है उसमें भी कभी कभी उसका गुस्सा झलकता है। पैनिक अटैक आते हैं उसको। पैनिक डिसऑर्डर का मतलब होता है जब वो घबराता है एंजाइटी से, तो उसके बॉडी में कुछ ना कुछ असर आने लगता है, फिजिकल सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, तो उसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये भी होता है उसको, ठीक है, उसके वजह से भी ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। प्रोवोकेशन इधर बाय द नर्स और फेलो पेशेंट, उसको जो होता है ज़्यादा चढ़ाने लगते हैं जब कुछ लोग ना, जैसे कि नर्सिस हो गई या फिर जैसे पेशेंट हो गए जो उसके आसपास के, तो वो उसको क्या करते हैं, उकसाते हैं। उकसाने का मतलब उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये उकसा रहे, मतलब वो जैसे दवा लेने को बोलेंगे या उनसे बोलेंगे बाहर मत जाओ अभी विजिटिंग टाइम नहीं है, या किसी को अंदर नहीं आने देंगे, या यानी कि वो जिस चीज़ के लिए भी बोलेगा अगर उसे कोई समझाएगा रोकेगा तो उसको लगता है कि ये मेरे को चढ़ा रहे हैं, तो उससे भी उसे गुस्सा आता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, किसी की पर्सनैलिटी में ही गुस्सा वाली पर्सनैलिटी होती है, हर समय गुस्से में रहना नॉर्मल लाइफ में भी, तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जो कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ उनमें देखने को मिलती है। पुअर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनका जो संबंध होता है वो भी ठीक नहीं होता, उसके वजह से भी उन्हें गुस्सा आता है। और अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, और वो ड्रग लेना और अल्कोहल के वजह से भी ये वाली कंडीशन होती है। प्री एंड पोस्ट एक्टल फेस ऑफ एपिलेप्सी, यानी कि जो मिर्गी का जो पहला आने का टाइम लक्षण होता है और जो मिर्गी ख़त्म होने के बाद का जो लक्षण होता है उसमें भी उसको इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। फोर्स कन्फाइनमेंट में क्या होता है कि उसे ऐसे लगता है उसे बंद कर दिया गया है जेल में, तो जब फोर्सफुली उसको अगर बंद करते हैं, उसको फोर्सफुली उसको वो करते हैं, रखते हैं पास में या बंद करके रखते हैं, तो उसको तब भी गुस्सा आता है। डिनायल, डिलेड एंड पुअर मेल, अगर उसको मना कर दिया जाए या उसको थोड़ा देर हो जाए या उस खाना उसको सही ना लगे तब भी उसे गुस्सा आएगा। मतलब छोटी छोटी बातों में कुछ होते हैं जो उसको डील करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, लेकिन कुछ जिनका नेचर इस तरीके का होता है वो उसी में क्या हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। फोर्स मेडिकेशन, अगर उनको फोर्सफुली मेडिकेशन खिलाई जाए कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आप लीजिए ये वो करके, तो वो भी उसमें भी उनको ये वाला नेचर देखने को मिलता है। एंड डिनाइल ऑफ डिस्चार्ज, और अगर उनको जाना है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेना है और उनको डिस्चार्ज करने के लिए मना किया जा रहा है कि इस समय आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, उसमें भी वो इस तरीके का बिहेव कर सकते हैं। एंड डिनाइल और डिनाइल ऑफ कम्युनिकेशन विद फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, और जब फैमिली मेम्बर्स और जो उसके आसपास के जो फ्रेंड होते हैं, जब उनके साथ क्या नहीं होता, उसका बातचीत नहीं हो रही होती है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तब भी उसको गुस्सा आता है। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन, अब ये जो वायलेंस और एग्रेशन है ये क्या होता है, ये तो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, कैसे इसकी रोकथाम करेंगे, तो जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं इसके रोकने के, इसको मैनेज करने के लिए जो सिद्धांत है वो ये है कि जो पेशेंट शुड नॉट बी हर्ट, पेशेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। स्टाफ शुड नॉट बी हर्ट, स्टाफ को नुकसान नहीं होना चाहिए जो उसके संग काम कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स एंड अदर पेशेंट और पीपल अराउंड शुड नॉट बी हर्ट, जो भी उसके आसपास पीपल हैं या जो पेशेंट है, मरीज है, कोई भी जो उसके आसपास है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। और प्रॉपर्टी शुड नॉट बी डिस्ट्रॉय, जो भी वो उसके आसपास चाहे वो कितनी कॉस्टली सामान हो या कुछ भी हो, उसको वो क्या करता है, तोड़ फोड़ करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको भी नहीं करना चाहिए। तो इस सबको रोकने के लिए भी इसका एम होता है। यूज़ ऑफ फर्म एंड काइंड अप्रोच टू टॉक टू द पेशेंट टू सी इफ़ ही रिस्पॉन्स, और क्या करना चाहिए, पेशेंट के साथ जेंटली मतलब बहुत अच्छी से प्यार से बात करनी चाहिए और उससे उसके मतलब उसका फिर उसमें रिस्पॉन्स देखना चाहिए। तो रिस्पॉन्स देखने के लिए उससे क्या करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, उसका नेचर किस तरीके का, तो पता चल जाएगा। इन केस पेशेंट फेल टू रिस्पॉन्स, अगर पेशेंट रिस्पॉन्स देने में फेल होता है तो टू स्वीट टॉक, उससे मतलब जब आपने स्वीट से बात करी और लेकिन उसने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर ही इज़ कन्फ्रंट, और जो
मतलब आपके सामने ही इज़ कन्फ्रंटेड एंड स्विफ्टली ट्रांसफर टू द बेड। तो फिर उसको क्या करना चाहिए, अपने मतलब उसको पेशेंट को क्या करना चाहिए, बेड पे ट्रांसफ़र करना चाहिए, बेड देना चाहिए, या फ्लोर पे उसको फ्लोर पे रखना चाहिए, वेयर ही कैन बी इमोबलाइज, जहाँ से वो क्या ना हो सके, इमोबलाइज ना हो पाए, मतलब वो हिले डुले ना, वहाँ से कहीं जा ना पाए। तो इस तरीके से उसको, जब वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, आपकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा, तब तो उसको इस तरीके से बेड पे या फ्लोर पे उसको रखना मतलब रखना चाहिए, जिससे कि वो इमोबलाइज हो सके। कोशिश करनी चाहिए कि वो इधर उधर ना जाए। और फर्मली जॉइन द मेजर जॉइंट, और क्या करना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए जो उसके मेजर जॉइंट्स होते हैं, जिसमें कि शोल्डर हो गए, लिम्स हो गए, तो नीज हो गए, उनको एक जितना पॉसिबल हो सके उनको जोड़ के रखना चाहिए, मतलब जॉइन करके, मतलब कि आपस में जोड़ के रखें, मतलब बैठा के आपस में उसको, ताकि वो जाए ना इधर उधर, ठीक है, पकड़ के रखना होता है। एंड पकड़ना मतलब होता है कि एक तो होता है हाथ से पकड़ना, दूसरा होता है कोई डिवाइसेस से, या उसको रिस्ट्रेन करके, रिस्ट्रेन अभी इसी में है, हम आगे आगे स्लाइड में देखेंगे। एंड शूज़, और उसको क्या करना चाहिए, फिजिकल बैटल विद द पेशेंट शुड बी अवॉइडेड, यानी कि उससे लड़ाई झगड़ा, जो फिजिकली बात करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये उसको उससे नहीं करना चाहिए। एंड जितना एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उससे इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जिससे कि उसको लगे कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, तो उससे ये और अग्रेसिव होगा, ठीक है। और जो उसके शूज़ होते हैं, गम बूट्स होते हैं, बेल्ट होती है, और जो टाई होती है, नेक टाई जो होती है, उसको लूज़ कर लेना चाहिए, और उसको खोल देना चाहिए, और उसको अलग रख देना चाहिए, ठीक है। और प्रिपेयर्ड मेडिकेशन, और फिर उसके बाद उसकी जो मेडिकेशन है वो तैयार करनी चाहिए। यूजुअली मेजर ट्रैंक्विलाइजेशन, जो जिसमें कि जो मेजर ट्रैंक्विलाइजर इसमें दी जाती है ऐसे पेशेंट को जो कि अग्रेसिव नेचर के होते हैं, जिसमें कि क्लोरामापाजाइन हो जाती है, CPZ 50 to 100 mg की होगी, जिसको कि IM दिया जाएगा। और जो मेजर सेडेटिव्स होंगी, जिसमें कि जो होता है हेलोडॉन हो जाएगा 10 to 20 mg का, और वो IM दिया जाएगा। और डाइजापाम जो होती है वो भी IV दी जाएगी, जो कि 10 से लेके 20 mg तक की IV दे सकते हैं इसमें, एज़ पर ये जो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही इस तरीके की मेजर ट्रैंक्विलाइजर उसको दी जाती है। अगर उसमें कोई भी बातों का असर ना पड़े, रिस्ट्रेन का असर ना पड़े, तो फिर उसका व्यवहार वैसे ही रहे, तो फिर मेडिकेशन से उसको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। और जो फिजिकल रिस्ट्रेन होता है, फिजिकल रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि उसको फिजिकली बांध के रखना, बांधने का मतलब है उसको शांत करके रखना, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो आप उसको बांध के रखें और जकड़ के रखें, कैसे भी रखें, ठीक है। तो अबाउट 3 to 5 नर्सेस आर नीडेड। अब इसके लिए जब वो हॉस्पिटल में अगर एडमिट है, तो जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो कम से कम 3 से 5 लोग चाहिए इसके लिए। तो वन जो नर्सिंग ऑफिसर है वो उसको क्या करके रखेगा, इंगेज करके रखेगा पेशेंट को, और कुछ अच्छी बातें करके, उससे बात करके उसको इंगेज रखना है, बट विद द वेरी पोलाइट वे में। लेकिन उससे बात करने कैसे करनी, बड़ी पोलाइटली बात करनी है, अपनी वॉइस को बहुत धीमे रख के बहुत प्यार से उससे बात करनी है। और जो अनदर नर्स होगी वो क्या करेगी, उसके कम फ्रॉम बिहाइंड, मतलब उसके पीछे से आएगी, और उसको क्या करेगी, कवर द पेशेंट्स फेस, उसके पेशेंट के ऊपर क्या करेगी, उसके कुछ कपड़ा डाल के उसके फेस को कवर कर देगी। एंड द अदर नर्स, और जो अनदर नर्स होगी वो क्या करेगी, जो नेक्स्ट जो तीसरी होगी वो उसको टाइटली ग्रास्प करेगी, पेशेंट को ठीक जल्दी से उसको पकड़ेगी। जो एक दो और नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे वो क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, और फिर मेडिकेशन जो होगी उसकी जो सेडेटिव तैयार करी थी वो उसको दे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देने के लिए वो एकदम से तो रेडी नहीं होगा, तो इस तरीके से उसको रिस्ट्रेन करके मेडिकेशन देनी पड़ेगी। तो जो नर्स जो होती है वो टॉकिंग टू द पेशेंट, द चेंजिंग हिज वॉइस। जब वो फिर उसके बाद क्या होगा, जो नर्सेस होती है वो नर्स ऑफिसर्स जो होते हैं वो अपनी वॉइस को चेंज करेंगे, और उसको इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को कि वो उसको फोर्सफुली उसके साथ क्या कर रहे हैं, ताकि पेशेंट को उसके बारे में पता चले। तो मेडिकेशन देने के लिए उन्होंने ये किया था। तो बेहोश होने के बाद उसको कुछ देर के लिए फिर वो अलग भी रख सकते हैं, मतलब इस तरीके से, ठीक है। आफ्टर सेडेटिव द पेशेंट, पेशेंट को सेडेट करने के बाद आइसोलेट द पेशेंट फॉर वाइलिंग वंस पेशेंट इज सेडेटेड। जब पेशेंट सेडेटेड हो जाता है, यानी कि हो जाए, तो उसको फिर कुछ देर के लिए अलग रखेंगे, यानी कि बेहोश हो गया अब जब पेशेंट ट्रैंक्विलाइजर से, तो उसको क्या करेंगे, अलग से बेड देंगे, प्रोवाइड करेंगे, अलग रखेंगे थोड़ी देर के लिए। एंड उसकी जो फैमिली जो कलेक्ट करेंगे हिस्ट्री उसकी केयरफुली, जो भी उसके रिलेटिव्स होंगे या फिर जो भी उसके पर्सन के जो रिलेटिव्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, उसके फ्रेंड सर्कल होंगे, उनसे उसकी कलेक्ट करेंगे हिस्ट्री, और आइडेंटिफाई करेंगे उसका पॉसिबल कॉजेज़, यानी कि किस समय उसको गुस्सा आता है और क्या सुन के आता है, उसका नेचर किस तरीके का है, ये सारी उसकी जब आप हिस्ट्री लेंगे तो उससे पता चल जाएगा। एंड कैरी आउट थॉरो फिजिकल एग्जाम, और उसके बाद उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे प्रॉपर
पूरा का पूरा अच्छे से उसका एग्जामिन करेंगे, उसकी जांचें करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे ताकि रूल आउट हो सके कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो, यानी कि कोई और अगर दिमागी तरीके से बीमार है, कोई और अलग परेशानी है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा, जांचों में पता चल जाएगा, तो और फिजिकल एग्जामिनेशन में भी पता चल सकता है कि, या फिर उसके सिम्टम जो हैं उसको भी देखना पड़ता है पेशेंट के, जैसे कि सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन मैनेज अकॉर्डिंगली। अब वो अग्रेसिव नेचर के हैं तो वो कुछ खाए पिए भी नहीं रहते, ज़्यादा अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम है तो उसको भी मैनेज करना चाहिए, यानी कि जिस भी तरीके के उसके सिम्टम आ रहे हैं वो मैनेज करने चाहिए। कहने का मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब है जब कुछ खाया पिया नहीं है तो पानी की भी कमी उसकी बॉडी में हो सकती है, तो उसको क्या करना चाहिए, उस तरीके के लक्षण भी उसके देखने चाहिए। कीप लेस फर्नीचर इन द रूम, और उसके रूम में जो होते हैं बहुत कम फर्नीचर रखने चाहिए, और उसके वहाँ से रिमूव कर देने चाहिए जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि रोप हो गया, मान लीजिए जैसे रस्सी है, और जो कांच की बनी हुई चीज़ें होती हैं, टाई होती है, और जो स्ट्रिंग्स होते हैं, यानी कि जो और कुछ मैच बॉक्सेस होते हैं, उसको जो भी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं उसकी पहुंच से दूर रखने चाहिए, उसके पास नहीं रखनी चाहिए। एंड कीप इन्वायरमेंट स्टिमुलाई सच एज द लाइटिंग, और जो भी स्टिमुलाई उसको अग्रेसिव करती हैं जिससे वो स्टिमुलेट होता है, जैसे कि लाइटिंग हो गई, नॉइस का लेवल हो गया, उसको मिनिमम करना चाहिए, नॉइस लेवल भी और लाइट को भी मिनिमम करना चाहिए, या फिर उसको लिमिट करना चाहिए, बंद करना चाहिए, जिससे कि उसको दूसरे पे भी उसका लिमिट इंट्रैक्शन विद अदर, और उसका जो इंट्रैक्शन है दूसरे की ओर को वो कम करना चाहिए, किसी दूसरे से ज़्यादा उसका इंट्रैक्शन ना हो, इस तरीके का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। एक तो एनवायरमेंटल नॉइज़ है या ये जो लाइटिंग है ये भी कम करनी चाहिए, उसको एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को कम करना चाहिए जिससे कि उसको ज़्यादा गुस्सा आता है, और उसकी जो फर्नीचर है वगैरह है तो जिससे वो अपने को नुकसान पहुंचाता है वो भी उसके कमरे में नहीं होना चाहिए या उसके पास नहीं होना चाहिए। स्टे विद द पेशेंट व्हेन द हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज, जब उसकी हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो अग्रेसिव नेचर है वो बढ़ता ही चले जा रहा है, तो पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट के साथ रहना है, और उसकी जो एंजाइटी लेवल है उसको कम करना है, ठीक है। एंड उसको जो होती है क्या करना है, फोस्टर फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की जो सुरक्षा की जो भावना होती है उसको देनी चाहिए, उसका बढ़ावा कर देना चाहिए, उसको इस तरीके से बात करनी चाहिए ताकि उसको लगे कि ये मेरे सुरक्षा के लिए हैं। एंड रीडायरेक्ट वायलेंट बिहेवियर विथ फिजिकल आउटलेट, अब उसका जो वायलेंट बिहेवियर है, जो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको किसी ना किसी तरीके से कम करना पड़ेगा उसका बिहेव को, तो दोबारा से उसको इस तरीके का वायलेंट बिहेवियर लाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, रीडायरेक्ट करना चाहिए एक्सरसाइज के लिए या फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो इसमें अपनी जितनी भी एनर्जी इसमें वेस्ट करेगा तो जो वायलेंस की उसको उसका ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, यानी कि एक तरीके से माइंड डाइवर्स हो गया उसका, ठीक है। और इनक्रेज द पेशेंट को क्या करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए टू टॉक, मतलब बात करने के लिए उसको इनक्रेज करना चाहिए, और उसकी जो एग्रेसिव नेचर की है उसकी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए बोलना चाहिए रादर देन एक्टिंग देम आउट, ठीक है। बिना मतलब एक्टिंग करने के बजाय उससे बात करनी चाहिए और उसकी फीलिंग को बाहर निकालना चाहिए कि वो जिससे उसको अग्रेसिव नेचर होता है। एंड पेशेंट शुड प्रॉमिस नॉट टू बी रिसोर्ट द वायलेंस अगेन, ठीक है। उसको पेशेंट को क्या करना चाहिए, प्रॉमिस करवाना चाहिए उससे कि वो इस तरीके का जो वायलेंस बिहेवियर अगेन दोबारा से नहीं करेंगे, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय द मेकिंग हिम साइन नो वायलेंस एक्ट, जो नो वायलेंस एक्ट होता है उसमें उससे फिर साइन भी लेने चाहिए जिससे कि वो क्या करेगा कि इस तरीके की एक्टिविटी वो दोबारा ना करे, इसके लिए उससे क्या करवाने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे, ठीक है, करवाने पड़ेंगे। और फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ रिस्टेन, जब पेशेंट को रिस्टेन किया जाता है यानी कि जब उसको बांधा जाता है, उसको उसका मूवमेंट को रोका जाता है, तो उस समय कुछ अप्लाई करना होता है, उसमें क्या कर सकते हैं कि ऑब्जर्व पेशेंट, यानी कि पेशेंट को अपने ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, क्लोज ऑब्जर्वेशन में, उसको उसकी न्यूट्रिशन का और उसके एलिमिनेशन का ध्यान रखना चाहिए, उसकी जो भी ज़रूरत है उसका ध्यान रखना चाहिए कि उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और एवरी 15 मिनट में उसको ये ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब खान पान हो गया, एलिमिनेशन मतलब बाहर जाने का, यानी कि उसको टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, खाना पीना टाइम से मिल रहा है कि नहीं, उसको इस तरीके का ऑब्जर्व में रखना चाहिए, ठीक है, ध्यान देते रहना चाहिए। और उसका जो रिस्टेन है पेशेंट का, उसको क्या करना है, पेशेंट शुड नॉट बी रिलीज जो होता है इनडेफिनेटली, अब मतलब एक उसको इनडेफिनेट अनिश्चित काल के लिए बिल्कुल से छोड़ना नहीं चाहिए रिस्टेन को, उसको क्या करना चाहिए, ग्रेजुअली हाउएवर अ ग्रेजुअल रिलीज टू प्रेफर, अब उसको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे रिलीज करना चाहिए, धीरे धीरे खोलना चाहिए, और क्या करना चाहिए, अवॉइड प्रेसिपिटेट ऑफ फ्यूचर वायलेंस, तो उसको जो होता है ताकि जो भी फ्यूचर वायलेंस है वो उससे धीरे धीरे
उसकी ओर से कम होता चले जाएगा। उससे बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए, एकदम से वायलेंस ना हो, तो उससे बचने के लिए उसको धीरे धीरे ओपन करना है रिस्ट्रेन को, ठीक है। एंड व्हेन अ पेशेंट हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम द रिस्ट्रेन, अगर जब पेशेंट रिलीज हो जाता है, खुल जाता है रिस्ट्रेन से, तो टाइम उसको क्या करना चाहिए, टाइमली मेडिकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, ठीक है। इट इज़ द अकर ऑन द वार्ड। और ये जो वायलेंस बिहेवियर अगर ये वार्ड में हुआ है तो इट वाज ड्यू टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। तो क्या करना चाहिए, जो क्लिनिकल टीम होती है शुड मीट और आपस में मिलना चाहिए और कंसीडर एंड रिव्यू द जो जनरल पॉलिसीज़ हैं, तो उनको अपनी जो जनरल पॉलिसीज़ हैं उसमें मिलकर उनसे बात करनी चाहिए, उन पॉलिसीज़ के बारे में देखना चाहिए कि किसी पे इसका इस तरह बैड इफेक्ट भी पड़ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, ग्रेजुअली चेंज करना चाहिए जो कि वार्ड की पॉलिसीज़ होती हैं। तो समझ में आ गया, मतलब एक तो एक है अग्रेसिव बिहेवियर उसका था नहीं, अब यहाँ हॉस्पिटल में आके हुआ है, तो हॉस्पिटल में आके तो क्यों हुआ, इसका ध्यान लगाना चाहिए, इसका पता लगाना चाहिए। क्लिनिकल स्टाफ को आपस में मिलके और जो भी मैनेजमेंट है वहाँ पे उनको मिलके क्या करना चाहिए, जो भी वजह से उसका ये बिहेव हुआ है तो उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए जनरल पॉलिसीज़ को, और जनरल चेंजेस करने चाहिए कुछ वार्ड की जो पॉलिसीज़ होती है चेंज करके, ताकि ऐसा किसी और के साथ जो है ना हो, ठीक है। उसके बाद एक गाइडलाइन फॉर सेल्फ प्रोटेक्टिंग विद हैंडलिंग वायलेंट पेशेंट। जब वायलेंट पेशेंट को हैंडल करते हैं, कोई भी वायलेंट पेशेंट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, तो चाहे हॉस्पिटल में हो, तो उसके समय क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या हम उसको फॉलो करना चाहिए। तो नेवर कन्फ्रंट अ पोटेंशियली वायलेंट पेशेंट अलोन, तो क्या करना नहीं चाहिए, कभी भी जो ये वायलेंट पेशेंट है, पर्सन है, उनके सामने अकेले उनका सामना नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोग होने चाहिए, 2 से 4 5, ताकि वो उसको हैंडल कर सके। कीप अ कंफर्टेबल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से जो होता है डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, जो कि एक कैसे होना चाहिए, कीप एन आर्म लेंथ, एक हाथ की लंबाई के बराबर का डिस्टेंस तो उसमें होना ही चाहिए पेशेंट के और केयर गिवर के बीच में, ठीक है। बी प्रिपेयर टू मूव एज अ वायलेंट पेशेंट कैन स्ट्राइक ऑन सडनली, तो ये क्या कर सकता है, अचानक से स्ट्राइक कर सकता है, मतलब कि मार सकता है, चोट पहुंचा सकता है, तो इससे क्या करना चाहिए, उसके वायलेंट पेशेंट से बचने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि वो ऐसा कर सकता है, तो आपको मूव करने के लिए, वहाँ से हटने के लिए जल्दी से आपको तैयार रहना चाहिए कि वो कभी भी किसी भी समय मेरे पे अटैक कर सकता है। और मेंटेन अ क्लियर एग्जिट रूट फॉर बोथ स्टाफ एंड पेशेंट, और एक एग्जिट रूट का भी पता लगा लेना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि वो चालू रहे और पता रहे कि वो कहाँ से पेशेंट को और उसके साथ वालों को वहाँ से एग्जिट होना है। अगर वायलेंट ज़्यादा बढ़ रहा है तो उनको वहाँ से जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता तैयार रखना है। एंड इंश्योर दैट द पेशेंट हैव नो वेपन, और ये इंश्योर हो जाना चाहिए, इसको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पेशेंट के पास कोई भी चाकू या कुछ भी नहीं है इन हिज पोजीशन बिफोर अप्रोचिंग हिम, उसके पास जाने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास कोई भी हथियार ना हो, ठीक है। इफ़ पेशेंट हैज़ अ वेपन, अगर उसके पास कोई हथियार है तो उससे क्या कहना चाहिए, आस्क द पेशेंट कीप इट ऑन द टेबल और फ्लोर, उसको कहना चाहिए कि वो इसको टेबल पे रख दे या फ्लोर पे रख दे, रादर देन द फाइटिंग, उसके साथ ये फाइटिंग करने के बजाय, उसको छीनने के बजाय, छीना झपटी करने के बजाय उस वेपन को उससे इंस्ट्रक्ट देना चाहिए कि वो टेबल पे या फ्लोर पे रख दे। एंड डिस्ट्रैक्ट द पेशेंट, और फिर उसको क्या करना चाहिए, मोमेंटरीली उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट का मतलब उसका ध्यान बटाना चाहिए थोड़ी देर के लिए अचानक से, ताकि क्या कर सके, उसके पास से वो जो वेपन है, यानी कि जो खतरनाक कुछ भी हो सकता है वेपन, हथियार, उसको क्या करना चाहिए, उसके सामने से हटा लेना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, उसके पास फॉर एग्जांपल थ्रोइंग वाटर इन द पेशेंट फेस, यानी कि पेशेंट के फेस में क्या करना चाहिए, पानी को फेंकना चाहिए, या फिर येलिंग एक्ट, या फिर उसको ज़ोर ज़ोर से उसके पास चिल्लाना चाहिए, तो पेशेंट का ध्यान उधर को बढ़ जाएगा, तो उसके पास से क्या कर सकते हैं, वेपन को ले सकते हैं। सडेटिव द पेशेंट गिव द प्रिस्क्राइब एंटी साइकोटिक, और एंटी साइकोटिक जो ड्रग होती हैं वो डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसको क्या कर देना चाहिए, पेशेंट को सडेट कर देना चाहिए, यानी कि थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट में रहेगा, तो वह अग्रेसिव नेचर नहीं होगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और आप अपना कोई भी वो बता सकते हैं टॉपिक कि अगर किसी में वीडियो चाहिए तो।